अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या जजमेंट के साथ जो कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, ये एक ऐसा जो है वो फ़ैसला आया है जो ऐसी एक चीज़ के मुतल्लिका है जो हर शख्स इस्तेमाल करता है, उसके मुतल्लिक उसका कोई ना कोई ग्रीवियंस रहता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर कि उसकी ऑनरशिप के ऊपर, उसकी सर्विसेज के ऊपर। नाज़रीन, मैं बात करने जा रहा हूँ इस सिम की जो आपके मोबाइल के अंदर पड़ती है और आपका मोबाइल जो है वो काम करना शुरू करता है। इसके मुतल्लिक कौन सा लॉ है, अगर सिम आपकी गैर कानूनी तौर पर बंद कर दी जाए या उसकी ऑनरशिप किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए तो आपके पास कानूनी तौर पर क्या चाराजोई का रास्ता मौजूद है। नाज़रीन, इसी के मुतल्लिक ये जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आई है। इसको डिस्कस करते हैं और इनके सारे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा होता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, इसके जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक जो सिम है जोंग कंपनी की, उसकी ऑनरशिप जो थी वो नूर अब्बास एक शख्स था उसके नाम पर थी। उसने अपनी जो सिम है वो आगे फर्दर सेल कर दी इरशाद बीबी को और इरशाद बीबी ने फर्दर आगे अदरीस नूर को, और अदरीस नूर जो है वो अपनी सिम को इस्तेमाल करती रही। फिर अचानक ये हुआ कि नूर अब्बास जो ओरिजिनल ऑनर थी, जब वो फोत हुई तो उसके बेटे शमरेज़ ने एप्लीकेशन एक फ़ाइल की कंपनी को, जोंग को, कि जनाब उसकी ऑनरशिप जो है उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट जो उसने नूर अब्बास का पेश किया और उसका लीगल एयर होने की सूरत के अंदर उसने उसकी ऑनरशिप क्लेम की, जिसको जो है वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब ये मामला हुआ तो वो अदरीस नूर जो कि सिम को इस्तेमाल कर रही थी उसने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और PTA जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है सारी आपकी जो सेलुलर कंपनीज हैं, उनको एक एप्लीकेशन फ़ाइल की अदरीस नूर ने कि जनाब आपने मेरी सिम बंद कर दी है, ये तो मैं चला रही थी, ये मेरे नाम पे थी। तो उसके ऊपर जो है उस सिम को रिवर्ट बैक कर दिया गया अदरीस नूर को। उसके बाद जो शमरेज़ था जो कि नूर अब्बास का बेटा था और उसने एक डेथ सर्टिफिकेट के ज़रिए अपने नाम पर करवाई थी सिम, और उस सिम को जो है उसने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी वफाकी मोहतसब को। वफाकी मोहतसब ने जो है वो मामला अगेन PTA को रेफ़र किया, उसके चेयरमैन को, और उनको कहा कि आप सारे फ़रीक़ैन को सुनने के बाद जो है वो फ़ैसला करें कि इसकी ऑनरशिप जो है वो किसके नाम पे है। आप देखें कि एक सिम के ऊपर जो कि गोल्डन नंबर था उसके ऊपर कितनी लड़ाई हो रही है और उसके अंदर हकूक़ जो है वो डिसाइड हो रहे हैं। PTA इन्वॉल्व है, उसके अंदर वफाकी मोहतसब इन्वॉल्व है, उसके अंदर जो है वो आगे चल के आप देखते हैं कि पुलिस स्टेशन भी इन्वॉल्व होता है और फिर हाई कोर्ट इवेंचुअली उसकी एक जजमेंट देता है। उसके बाद मामला ये हुआ कि जो बेटा था शमरेज़ उसका नूर अब्बास का, इस दौरान उसने एक थाने में एप्लीकेशन दी और एक FIR जो है वो जोंग के जो मुतल्लिका ऑफिसर थे उनके खिलाफ कट के। अब जो है वो PTA जो है उसने अपना फ़ैसला सुना दिया था और जोंग जो है वो सिम उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी टू द इन द नेम ऑफ अदरीस नूर जो कि उसको इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो अब उसके अंदर ये हुआ कि FIR अब आगे आ गई है, तो हाई कोर्ट के सामने जो मामला आया वो उस हाई कोर्ट इस FIR को खारिज करवाने के मुतल्लिक था। अब हाई कोर्ट को जो आर्गूमेंट पेश किए जो जोंग कंपनी के काउंसिल थे या लॉयर थे, उन्होंने बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट बातें की और कुछ जजमेंट का भी हवाला दिया। उनके आर्गूमेंट पहले देखते हैं कि क्या थे। एक तो ये था, उन्होंने कहा जी कि लोकल पुलिस जो है उसका इख्तियार समात नहीं है, वो इस मामले की जो है वो छानबीन नहीं कर सकते, इसके लिए मुतल्लिका एक इदारा है जिसे PTA बोलते हैं। सेक्शन 7 का उन्होंने हवाला दिया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का जो 1996 के अंदर आ चुका है, और उन्होंने कहा उसके तहत लोकल पुलिस को इसकी जुरिसडिक्शन नहीं थी, इख्तियार समात नहीं था कि वो हमारे ऑफिशियल के ख़िलाफ़ जो है वो एक FIR काटती। दूसरा उन्होंने कहा कि FIR वैसे ही बार है मुराद के, यानी कानून के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। उसके अंदर उन्होंने 5 बल्कि गालिबन 7 जो है वो जजमेंट का हवाला दिया, वो मैं गालिबन आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर डायरेक्टर जनरल FIA एंड अदर वर्सेस कामरान इकबाल एंड अदर्स,
जो कि पब्लिश भी हो चुका है 2016 SCMR 447 पेज के ऊपर, उसका हवाला उन्होंने दिया। उसके अलावा उन्होंने राना शाहिद अहमद ख़ान वर्सेस तनवीर अहमद ख़ान एंड अदर्स, ये भी पब्लिश हो चुकी है 2021 SCMR 1937, उसका हवाला दिया। इसके अलावा तीसरी जजमेंट जो है उसके अंदर मोहम्मद अकरम वर्सेस स्टेट PLD 2001 कराची 112 का हवाला दिया। चौथी जजमेंट जो है वो हाजी तूती बशीर वर्सेस स्टेट 1993 PCR LJ 1448 का हवाला दिया। और उसके अलावा उन्होंने लियाकत इस्लाम वर्सेस स्टेट जो कि 2011 YLR 2280 पर पब्लिश भी हो चुकी है, उसका हवाला दिया। छठी जो है वो पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड जज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट गुजरांवाला एंड 3 अदर्स, जो कि पब्लिश हो चुकी है PLD 2015 यानी 2015 लाहौर पेज नंबर 204 पर, उसका हवाला दिया। और फिर उन्होंने एक ऑर्डर का हवाला दिया जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, और उसका उन्होंने रिट पिटिशन नंबर जो है उसका बताया, जो कि रिट पिटिशन नंबर है 8852 ऑफ 2022, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से है, उसका हवाला दिया। अब ये जो उन्होंने अपने आर्गूमेंट दिए कि इसके ऊपर जो है वो जुरिसडिक्शन नहीं थी, इसको कोर्ट ने फर्दर एलेबोरेट किया, जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उन्होंने किन बुनियादों के ऊपर अपना ये फ़ैसला दिया और किन जजमेंट का हवाला दिया और किन जो है वो प्रोविजन ऑफ लॉ का हवाला दिया। पहली बात जो ऑनरेबल कोर्ट ने की वो उन्होंने कहा कि जो CRPC है उसके अंदर उन्होंने जो पहली बात की ऑनरेबल कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जी कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो हुआ है। एक कंप्लीट प्रोसीजर है जो कि दिया गया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 में। इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए कि ऑनरशिप जो है वो किसके नाम पे आएगी, जो है वो PTA ने पूरा लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ ऑनरशिप जो है वो रेगुलेट होती है रूल 12 ऑफ सब्सक्राइबर एंटी डिसेंट्स वेरिफिकेशन रेगुलेशन 2015 के हैं, जिसके मुताबिक ये है कि जो आपका ऑथराइज करता है सेक्शन 12 जो है इसी लॉ का, कि अगर चेंज ऑफ ऑनरशिप जो है वो रेगुलेटर कर सकता है, अगर क्या हो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, ब्रीच ऑफ लॉ हो या रेगुलेशन हो, तो उन्होंने कहा कि ये वो कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने सेक्शन 31 सब सेक्शन 6 का हवाला दिया। अंदर ये था कि अगर कोई वायलेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी होती है या उसका जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है या चीफ एग्जेक्टिव है या प्रिंसिपल ऑफिसर है या सेक्रेटरी है, अगर वो कोई वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1898 का। इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा कि जी एज़ पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के अंदर एवरी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 10 million rupees or with both। 10 million की है और 2 साल की सज़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको आपने याद रखना। उन्होंने अगला जो हवाला दिया, उन्होंने कहा जी सेक्शन 31 का सबसेक्शन 5 है जिसके अंदर बाकी कोर्ट की जुरिसडिक्शन को बार किया गया है और ये कहा गया है कि PTA जो है यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन वही जो है वो मामले की जांच पड़ताल करेगी और इसके ऊपर जो है वो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। फिर उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, उन्होंने कहा कि जी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर हो सकती है या फिर स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई ख़ास प्रोविज़न दी गई हो तो उसके तहत की जा सकती है। इस ज़िम्मे के अंदर उन्होंने रीट्रीट किया और सेक्शंस का हवाला दिया। सेक्शन 5 जो है CRPC का, उसका क्लॉज 1 ये कहता है PPC के अंदर सारे ऑफेंसेस हैं, उसके अंदर जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत चलेंगे और अगर कोई दूसरा लॉ है तो उसमें भी सेक्शन 5 के मुताबिक जी चलेंगे ऑफेंसेस, लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ वहाँ पे दिया गया होगा तो तब उसके मुताबिक चलेंगे। अब जो आपका मुतलका लॉ है, ये जो एक्ट है उसका PTA का 1996 का, उसके अंदर कोई स्पेशल लॉ नहीं दिया गया, इसलिए जो है वो आपका ज़ाब्ता फौजदारी का प्रोसीजर चलेगा। अब ज़ाब्ता फौजदारी का प्रोसीजर के अंदर उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्केड्यूल ऑफ CRPC आपके जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो इस तरह के हैं कि ऐसे ऑफेंसेस जिसके अंदर सज़ा 1 साल से 3 साल से कम हो
वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अभी जो मैंने आपको सेक्शन ऊपर पढ़ के सुनाया उसके अंदर सज़ा जो थी वो 2 साल की थी। तो इसलिए जो पीटीए के हैं ऑफेंसेस वो इस वजह से भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है क्योंकि उनके अंदर सज़ा ही आपके सेकंड स्केजुअल के मुताबिक कम है। तो लिहाजा होना ये चाहिए था कि जब आपका कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं हुआ तो एफआईआर तो बनती नहीं थी, क्योंकि अंदर जो आपके सेकंड स्केजुअल ने बता दिया सीआरपीसी के कि अगर आपकी सज़ा जो है वो 1 साल से 3 साल से कम होगी तो उस सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसके मुतल्लिक एफआईआर नहीं होती, क्योंकि सेक्शन 154 सीआरपीसी का ये बताता है कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर हो सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया और कंपनी के जो ऑफिसर थे उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया और कहा कि जो आपने एफआईआर कटाई है कंप्लेनेंट ने उसको ख़त्म किया। इस ज़िम्रे के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने एक जजमेंट का हवाला भी दिया जो कि गालबन आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जिसका टाइटल शाहजहान वर्सेस शाह मुरीद हुसैन एंड अदर्स, जो कि पब्लिश भी हो चुकी है 2005 SCMR और पेज 306 पर जाता है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी और आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा हुआ होगा, किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।